नमस्कार साथियों। सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। आज बात करते हैं जेन जी, यानी ऐसे युवा जो 20-25 वर्ष के हो चुके हैं और 2000 के आसपास पैदा हुए हैं। ऐसे युवा आज पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र हैं। सबसे पहले तो चर्चा इसलिए हुई कि बांग्लादेश में जेन जी के आंदोलन में वहां की सरकार गिर गई और प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागना पड़ा। वही हाल नेपाल में हुआ। नेपाल में भी केवल 48 घंटे में युवाओं ने वहां की सरकार का तख्ता पलट दिया। तो अब यह पूरी दुनिया में बात चल रही है कि क्या जेन जी में इतनी ताकत है कि वो किसी भी देश की सरकार का तख्ता पलट सकते हैं। हमारे देश में भी इसको लेकर के काफी चर्चा हो रही है और अब तो विपक्ष और जो सरकार विरोधी जो संगठन और व्यक्ति हैं वो तो अब सीधे सीधे तौर पर यह कहने लगे हैं कि अब तो जेन जी पर ही भरोसा है, यानी जेन जी सड़कों पर उतरे और जो मौजूदा सरकार है उसका तख्ता पलट दे। ये उनकी मंशा होती है और ऐसा लगता है कि उनकी मंशा यह है कि जेन जी अब अपने हाथों में कानून और व्यवस्था ले ले। ये जैसा मैं समझता हूं शायद ये उनके मन में होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और जेन जी पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो है तो एक सप्ताह पुराना, लेकिन पिछले काफी समय से काफी चर्चित है। यह वीडियो आप सब भी जरूर देखें, फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ये भारत देश है, कुछ दिनों तो से अपना हाल बिल्कुल नेपाल की तरह होने वाला है। अरे मैं तो कहती हूँ रामायण के जगह पर टीवी पर संविधान बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने खुद के फैसले सही लेना सीख लेंगे। साथियों, आपने देखा कि किस तरह से यह महिला बड़े ही विवादास्पद बयान दे रही है और इस महिला को शायद किसी ने सिखा पढ़ा दिया कि भारत में भी जल्द ही नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं। और यह बात कई लोग कहते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार भी यह आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और वो युवा पीढ़ी को भड़काकर नेपाल और इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं जो केंद्र सरकार किसी भी हालत में नहीं होने देगी। आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा वीडियो देखते हैं जिसमें राहुल गांधी जो है वो युवाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये युवा शहरी युवा हैं, लेकिन उनके इस वीडियो से यह साबित होता है कि विपक्ष अब जेन जी पर फोकस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि जेन जी अब केवल सोशल मीडिया पर ही अपना फ्रस्ट्रेशन न दिखाए बल्कि सड़कों पर उतरकर भी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाए। आइए देखते हैं राहुल गांधी का यह वीडियो और फिर उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। टू अंडरस्टैंड, कांग्रेस SC ST रिजर्वेशन की बात नहीं करती। कांग्रेस कह रही है कि जो हिंदुस्तान का धन है वो फेयरली बांटा जाए, राइट? कि अगर आप दलित हो, आप OBC हो, आप मुसलमान हो, EBC हो, आप आदिवासी हो, आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये ना हो कि 1-2% को सारा का सारा धन मिल रहा है और बाकी लोग चिल्ला रहे हैं। इफ आई से टू यू दैट आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट आदिवासी इंटरेस्ट्स, then those people are going to vote for me, right? So it's not a question of that you have a vote bank. It's a question that you act in the interest of someone. Okay. So the concept of vote bank is something that is nice to say in the media, but the reason that exists is because of your policies. You guys need to change things because generations above you have been slow, and we need you guys to get in that. Anything else? Wonderful talking to you, sir. Nice talking to you. Abstract art. साथियों, आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी जो है
वो युवाओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में वह समाज के तमाम वर्गों की सत्ता में हिस्सेदारी का वादा करते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह वीडियो छोटा किया है मैंने, काफी लंबा वीडियो है, लेकिन इस वीडियो से यह साफ होता है कि विपक्ष अब जो युवा पीढ़ी है उसको लेकर के काफी फोकस कर रहा है। अब युवा पीढ़ी पर विपक्ष का फोकस क्यों है? क्योंकि देश की लगभग 1/4 आबादी जो है वो युवा है। यानी आप समझ लें कि लगभग 33 करोड़ लोग वो युवा हैं जो जेन जी कहे जाते हैं। और युवा इस समय बहुत परेशान है। उसका कारण है कि युवाओं में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा असंतोष पैदा हो रहा है। गरीबी और महंगाई तो एक अलग विषय है और उसको लेकर के सभी लोगों के मन में असंतोष है, लेकिन जो बेरोजगारी है वह हर परिवार को प्रभावित करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी पिछले 75 वर्षों में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बेरोजगारी केवल आज की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या हमेशा रही है। जब कांग्रेस का शासन था तब भी रही है, और भी तमाम जो सरकारें बनी तब भी रही हैं। राज्यों में विपक्ष की सरकारें रही तब भी बेरोजगारी की समस्या है। तो यह समस्या तो है। उसका कारण यह है कि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है और संसाधन बहुत कम है। तो ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि नेपाल जैसे हालात भारत में क्यों नहीं होते? क्यों करोड़ों युवा चुपचाप यह अन्याय और अत्याचार सहन कर रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें तमाम तरह की जातियां, भाषाएं और वर्ग हैं। देखिए, कोई एक देश ऐसा हो जिसमें सभी लोग लगभग एक जैसे हो तो उनका एकजुट होना जरा जरा सा संभव हो जाता है। लेकिन अगर तरह तरह के लोग हों, तरह तरह की जातियां हों, जिनके बीच में आपस में सामंजस्य की कमी हो, मतलब ये कि अगर कोई सवर्ण है या ऊंची जाति का है और कोई पिछड़ी जाति का है, तो उसमें बहुत जो मामूली सा सामंजस्य दिखाई पड़ता है। यानी उनमें किसी एक मुद्दे पर बहुत जल्दी एक साथ आने की जो है संभावना बहुत कम लगती है। तो इसलिए अब जैसे अगर आप देखें तो तमिलनाडु का युवा, उसकी अपनी अलग समस्या है। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ हिंदी विरोध बहुत बड़ा एक मुद्दा है। आप उत्तर भारत में आएंगे तो इनके अलग मुद्दे हैं। कश्मीर में अलग मुद्दा है, असम में अलग मुद्दा है, बंगाल में अलग मुद्दा है। कहने का मतलब सभी की समस्याएं तो बेरोजगारी है, लेकिन उनके आपस में मिलने का एक कॉमन पॉइंट जो है वो दिखाई नहीं पड़ता। और यही वजह है कि इतने लंबे समय से तमाम युवा, इतने वर्षों से तमाम युवा बेरोजगारी झेल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई, कहते हैं ना, आंदोलन जैसा या उठाव जैसा कुछ माहौल दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या हमारे देश में नेपाल जैसा उठाव या नेपाल जैसी कोई जो है प्रवृत्ति आंदोलन की खड़ी हो सकती है? तो ये मेरा आकलन है। आपकी राय अलग हो सकती है, लेकिन मेरा आकलन है कि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और हमारा जो देश है वो इतना विशाल है कि एक कोने में क्या हो जाए तो दूसरे कोने को पता चलते और वहां तक करंट पहुंचने में ही काफी समय लग जाता है, और उसकी जो, कहते हैं, उसकी आग फैलने में बहुत लंबा समय लगता है। यहाँ तक कि देश ने कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे झेले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि एक जगह की आग पूरे देश में फैल गई। ऐसा भी नहीं हुआ। जैसे मुंबई में दंगे हुए तो कुछ जगहों पर दंगे हुए, लेकिन तमिलनाडु में दंगा नहीं हुआ या दिल्ली में दंगा नहीं हुआ। इसी तरह जैसे सिखों के खिलाफ 1984 में दिल्ली में दंगा हुआ, निर्दोष सिखों को जलाया मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह आग पूरे देश में फैल गई हो। तो कहने का मतलब कोई भी जो जो इस तरह की जो अराजक जो घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचती नहीं, और अगर पहुंचती हैं तब तक पहले जो उद्गम स्थल है वहां मामला शांत हो चुका होता है। इसलिए यह उम्मीद करना कि जेन जी जो है वो खड़ा हो जाएगा
और दिल्ली में मंत्रियों और उनको सबको घरों से निकाल कर पीटेगा जैसा कि नेपाल में हुआ था, उसकी कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस समस्या को नजरअंदाज करें। इस समस्या को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, और भाजपा की जो मौजूदा सरकार है उसको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष यह मुद्दा उठा रहा है तो जरूर उन्हें इस तरह के फीडबैक मिले हुए होंगे, इस तरह की जानकारी मिली हुई होगी कि युवा बहुत परेशान है, नौकरी और रोजगार के लिए उसके सामने बहुत बड़ा संकट है। और इस बारे में मुझे कोई बहुत ठोस जो कार्रवाई है, कोई जो ठोस कार्य योजना है, वो मुझे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से दिखाई नहीं पड़ती। और ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी सरकारें ही इस मामले में दोषी हैं। जैसे कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हो या तमिलनाडु की जो डीएमके सरकार हो, वह भी इस मामले में काफी पीछे हैं। उन्होंने भी कोई ऐसा करिश्मा नहीं किया जिसकी वजह से युवाओं को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिले और बेरोजगारी पर अंकुश डाला जा सके। बंगाल से अभी भी लाखों जो है बंगाली वो देश के दूसरे हिस्सों में नौकरी करने जाते हैं। तो यह कह देना कि केवल बीजेपी सरकार या फला सरकार दोषी है, यह इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं तो यही कहूंगा कि देश की जितनी सरकारें हैं इसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी के तौर पर लें और बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा काम करें, क्योंकि बेरोजगारी का अगर हल निकाला गया तो देश भी तरक्की करेगा, देश खुशहाल होगा। और जो ये मुद्दे हैं धर्मों के और जातियों के, ये अपने आप धीरे धीरे दब जाएंगे। जब तक ये मुद्दे जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जब तक इसे नहीं हल किया जाता, तब तक इस तरह के व्यर्थ के जो झगड़े हैं, आपसी झगड़े हैं, वो भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे वो बढ़ते रहेंगे। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग नेपाल जैसे हालात की कल्पना करते हैं या ऐसा सपना देख रहे हैं, उन्हें ऐसा सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि बांग्लादेश और नेपाल में जेनजी के आंदोलन के बाद अराजकता बढ़ गई और उससे समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। तो यह समस्या का किसी भी तरह से समाधान नहीं हो सकता कि युवा मशाल लेकर सड़कों पर उतरें और आंदोलन करें। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, और मेरे इस चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह नए विषयों के साथ आता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद।